नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 23 फरवरी 2023 के डेली न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है तो भैया आपको पता होना चाहिए कि शिवसेना के नाम को लेके, सिंबल को लेके एक लड़ाई चल रही है उद्धव ठाकरे साहब के बीच में और एकनाथ शिंदे जी के बीच में। रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऑर्डर निकाला कि हम इसका अलॉटमेंट कर रहे हैं एकनाथ शिंदे जी के फैक्शन को। उसको लेके उद्धव ठाकरे साहब सुप्रीम कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली डिसीजन किया है कि हम इलेक्शन कमीशन के डिसीजन में इंटरवीन नहीं करेंगे। इसके बाद देखा जाए तो दिल्ली के एमसीडी मेयरल पोल्स में शैली ओबराय जी मेयर बन गई हैं और आले इकबाल जी डेप्यूटी मेयर हैं, तो इसके बारे में थोड़ी बात कर लेंगे। वैसे ये टॉपिक लंबे समय से न्यूज़ में चल रहा था। ओवरऑल बीजेपी और आप की लड़ाई के बारे में मैंने काफ़ी डिस्कशन किया है। यहाँ पे किस हिसाब से मेयर्स के टेन्योर को डिसाइड किया जाता है, उसमें भी कुछ पॉलिटिकल एंगल्स हैं, उनको भी यहाँ पे देख लेंगे। फिर हेल्थ केयर इन इंडिया के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, सरकार या इंडिविजुअल। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, आज के ही एडिटोरियल डिस्कशन का जो सेकंड पेज है ना, वहां पे CSDS लोक नीति की एक सर्वे छपी हुई है। सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज लोक नीति की एक सर्वे है, जहां पे ओवरऑल पब्लिक हॉस्पिटल्स में, फिर कह लीजिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लोग ट्रीटमेंट से कितना सेटिस्फाइड है, अलग अलग राज्यों वाइज डाटा दे रखा है। तो आज का सेकंड एडिटोरियल, मतलब एडिटोरियल का जो सेकंड पेज है, वो पूरा CSDS लोक नीति की सर्वे से भरा हुआ है। तो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि एडिटोरियल सेक्शन में जाइए और वहां पे जाके इस पूरे सर्वे के सारे 4 आर्टिकल्स को पढ़िए। थोड़ा बहुत डाटा को पेरूज करने की प्रैक्टिस होगी आपकी। अब यहाँ पे मुझे डेली के बेसिस पे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके बच्चे बोलते हैं कि सर आप एक काम करो, पूरे पेपर की PDF डाल दिया करो टेलीग्राम सेक्शन में। तो देखो दोस्तों, मैं आपसे इतना बोलूंगा कि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, 150-200 रुपए का पेपर का सब्सक्रिप्शन होता है, महीने का ले लीजिए। अगर आप सीरियस तौर पर तैयारी कर रहे हैं तो एटलीस्ट कम से कम पेपर खरीदने में इन्वेस्टमेंट करिए। वैसे तो मैं ज्यादातर इंपॉर्टेंट न्यूज आपके साथ कवर कर देता हूँ, बाकी न्यूज देखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी ओवरऑल अब आप देखिए, जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं, अक्सर कर आप कहीं बाहर जाते होंगे, छोले भटूरे ऑर्डर कर देते होंगे, कोई चिकन बिरयानी खा लेता होगा, तो उसमें 100, 200, 300 रुपए वैसे ही आपके खत्म हो जाते होंगे। तो वहां तो ज्यादातर बच्चे पैसे बचाते नहीं है। एक न्यूज़पेपर खरीदने में आप लोग यार पैसे बचाते हो, थोड़ा अजीब से लगता है। तो एटलीस्ट टेक द सब्सक्रिप्शन ऑफ अ न्यूज़पेपर। अगर आप UPSC की तैयारी करो तो कम से कम ले ही लो। क्योंकि अक्सर कर मैं अपनी वीडियो से बोलता हूं कि इस आर्टिकल को रेफर कर लो, तो उसके बाद बच्चों के मैसेज आने शुरू हो जाते हैं कि सर आर्टिकल भी टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दो, तो वो मैं नहीं कर सकता, इट इज अ कॉपीराइट वॉल्यूशन। चलिए फिर अगली न्यूज हम कौन सी डिस्कस करेंगे, तो FDI इक्विटी इनफ्लोज और टोटल FDI के इनफ्लोज कितने घटे हैं इन द फर्स्ट 9 मंथ्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23, मतलब अप्रैल से दिसंबर फाइनेंशियल ईयर 2022-23, मतलब अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक क्या डाटा रहा है FDI के इनफ्लोज का, इसके बारे में बात करेंगे। फिर भाई $700 मिलियन का लोन अप्रूव किया है चाइना ने पाकिस्तान के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। हमारे देश के अंदर कक्षा 1 के एडमिशन के लिए बच्चे को 5 साल का होना चाहिए या 6 साल का होना चाहिए, इसको लेके अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम कानून है। लेकिन इसके लिए केंद्र की सरकार का क्या बोलना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का क्या बोलना है, इसके बारे में बात करेंगे। इंडिया चाइना 3 साल के बाद बॉर्डर टॉक्स कर रहे हैं, हमारे एक सीनियर ब्यूरोक्रेट चाइना में गए इसके लिए, इसको देखेंगे। एडिटोरियल्स में प्रोटेक्ट द पावर ऑफ द लिटिल मैन इन डेमोक्रेसी। लिटिल मैन मतलब मेरे आपके जैसे लोग, हम लोग लिटिल मैन हैं, क्योंकि हम वोट डाल के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बिहाफ पे रूल करते हैं। तो हमारी ताकत को बचाना, इंडिया कैसे बायोडाइवर्सिटी चैंपियन बन सकता है, यूक्रेन के वॉर से रिलेटेड और कार्बन ट्रेडिंग से रिलेटेड आर्टिकल है। तो बिना टाइम बर्बाद किए आगे चलते हैं, वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, स्टैंड डाउन। स्टैंड डाउन मतलब किसी पोजीशन से थोड़ा न्यूट्रलाइज हो जाना। जैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल कर केस में अगर आप कोई जॉब कर रहे हो और आपने उस जॉब को छोड़ दिया तो स्टैंड डाउन हो गया। स्टैंड डाउन मतलब आपने एक जॉब को, एक पोजीशन को, अपने एक्सट्रीम स्टांस को छोड़ दिया। किसी पर्टिकुलर पोजीशन में आप किसी इंडिविजुअल से भिड़ गए कि मैं तो यही करूंगा, लेकिन बाद में आप स्टैंड डाउन कर गए कि हाँ भैया आपने अपनी पोजीशन को थोड़ा मेल्ट डाउन कर दिया, थोड़ा बैक ट्रैक कर दिया, तो इसको आप बोलते हो स्टैंड डाउन। ठीक है, पहली न्यूज़। अच्छा, वीडियो पे लाइक और शेयर का बटन दोस्तों मैं रोज आपको बताता हूं जरूरी भी है। यूट्यूब के एल्गोरिदम में इस पर्टिकुलर वीडियो को प्रमोट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस पर्टिकुलर वीडियो को शेयर करना। अगर गुरु दक्षिणा देनी है तो आप इतना कर दीजिए। GS पेपर 2 पॉलिटिकल पार्टीज जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूजेस टू स्टे इलेक्शन कमीशन ऑर्डर गिविंग सेना नेम टू शिंदे। कपिल सिब्बल साहब यहाँ पे उद्धव ठाकरे साहब की तरफ से गए हैं सुप्रीम कोर्ट में और बोल रहे हैं कि भाई देखिए, ओवरऑल पार्टी के सिंबल के ऊपर और पार्टी के नाम के ऊपर क्लेम कर लिया है किसने, तो उद्धव ठाकरे, ये एकनाथ शिंदे जी की कैंप ने। अब एकनाथ शिंदे जी का कैंप सारा पार्टी ऑफिस पे कब्जा कर रहा है, सारे फंड्स के ऊपर कब्जा कर रहा है।
तो ये नहीं होना चाहिए। डीवाई चंद्रचूड़ साहब जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनका क्या बोलना है कि देखो ऑर्डर पास किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हम स्टांस नहीं सुन लेते तब तक कोई रिवर्स ऑर्डर हम पास नहीं कर सकते। तो बेसिकली शिवसेना को ये जो ओरिजिनल बो एंड एरो सिंबल इस्तेमाल करने की ताकत दी है और जो ओरिजिनल नाम इस्तेमाल करने की ताकत दी गई है एकनाथ शिंदे जी के फैक्शन को, इसको अभी के लिए रिवर्स नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्टांस एक बार हमको सुन लेने दीजिए, साथ साथ एकनाथ शिंदे जी के कैंप के क्या सबमिशन है ये भी सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर मांगे हैं। और टिल द टाइम द केस इज एडजुडिकेटेड, इसकी जो हियरिंग है वो 2 हफ्ते के बाद रखी गई है। उद्धव ठाकरे जी को बोला गया है कि आपका जो ग्रुप है वो शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे नाम को इस्तेमाल कर सकता है, उसके साथ साथ फ्लेमिंग टॉर्च का जो सिंबल आपको प्रोवाइड किया गया है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच इस पर्टिकुलर केस को हियर कर रही थी उसको हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब, और उसमें जस्टिस पीएस नरसिम्हा जी और जेबी पारडीवाला जी हैं। 2 हफ्ते के बाद इसकी हियरिंग फिर से रखी गई है। ठीक है भाई, तो ये ओवरऑल यहाँ पे एक पर्टिकुलर न्यूज है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये कहना है कि उन्होंने डिसीजन ओवरऑल इस आधार पे लिया है कि एकनाथ शिंदे जी के कैंप की सपोर्ट में 40 एमएलएज हैं, उद्धव ठाकरे जी के कैंप के सपोर्ट में केवल 15 एमएलएज हैं। वहीं पे लोकसभा में जो टोटल मेंबरशिप है शिवसेना की 18 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उसमें से 13 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एकनाथ शिंदे जी को सपोर्ट कर रहे हैं और केवल 5 उद्धव ठाकरे जी को सपोर्ट कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे साहब का यह बोलना है कि भाई आपने लोकसभा का रिप्रेजेंटेशन देख लिया, मेंबर ऑफ मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का रिप्रेजेंटेशन देख लिया, लेकिन आपने राज्यसभा का तो देखा ही नहीं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का तो देखा नहीं। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा के तो सारे मेंबर्स उद्धव बाला साहब ठाकरे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसको आपने यहां पे क्यों नहीं कंसीडर किया। एकनाथ शिंदे जी ने ओवरऑल अपने एसोसिएशन को उद्धव ठाकरे जी के साथ क्यों तोड़ा था, क्योंकि उनका यह इल्जाम था कि ठाकरे साहब राइट विंग क्रेडेंशियल्स को छोड़ के सेक्युलर पार्टीज जैसे कि कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन बना रहे हैं, ओवरऑल अपनी आइडियोलॉजी को छोड़ दिया है वगैरह वगैरह। देखा जाए तो कुल मिला के देखा जाए तो उद्धव ठाकरे साहब बाला साहब ठाकरे जी के बेटे हैं। बाला साहब ने ही शिवसेना पार्टी बनाई थी 1966 में, तो उनका यह क्लेम है कि मेरे फादर के नाम को इस्तेमाल करके इलेक्शन जीता जा रहा है। अगर एकनाथ शिंदे इलेक्शन लड़ना चाहते हैं अलग पार्टी से तो पार्टी को अलग से फॉर्म करें, मेरे फादर के नाम पे इलेक्शन ना लड़े। ये यहाँ पे उद्धव ठाकरे साहब का बोलना है। इनफैक्ट उद्धव ठाकरे साहब के जो सपोर्टर हैं संजय राउत, उनका तो ये बोलना है कि 2000 करोड़ रुपए की घूस चली है यहाँ पे इस ऑर्डर को अपने फेवर में करवाने में, मतलब ओवरऑल शिवसेना का नाम और सिंबल लेने के लिए। तो इस प्रकार की बहुत सारी पॉलिटिकल ब्लेम गेमिंग यहां पे चल रही। केस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच चुका है, चीजें क्लियर हो जाएंगी जब 2 हफ्ते बाद हियरिंग होगी। अब देखिए, इलेक्शन सिंबल्स के अलॉटमेंट के रिस्पेक्ट में जो लीगल प्रोविजंस है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इलेक्शन सिंबल एक स्टैंडर्डाइज सिंबल होता है जो कि पॉलिटिकल पार्टी को एलोकेट किया जाता है। जब देश आजाद हुआ था उस समय पे लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे, तो जब वो वोट डालने जाते थे तो पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट का नाम वो पढ़ नहीं पाते थे, तो पॉलिटिकल पार्टी के सिंबल से समझ जाते थे कि हाँ भाई वो इस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रहे हैं। और आज की डेट में कैंपेनिंग के समय पे इसी सिंबल पे इस्तेमाल किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे भी यही सिंबल बना हुआ होता है। तो जो इलिटरेट लोग हैं वो सिंबल देख के जान जाते हैं कि वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को वोट दे रहे हैं। अब 1960s में पार्लियामेंट ने डिसाइड किया कि रेगुलेशन, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑफ इलेक्टोरल सिंबल्स के लिए अलग से एक नियम कानून आना चाहिए पार्लियामेंट का सिंबल ऑर्डर करके। लेकिन बाद में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला कि देखिए पॉलिटिकल पार्टीज का रिकॉग्निशन होता है एज पर प्रोविजंस ऑफ इलेक्शन सिंबल्स, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968। तो सिंबल्स भी इलेक्शन के इसी पर्टिकुलर ऑर्डर के थ्रू अलॉट होंगे। तो अभी के लिए इलेक्शन सिंबल्स, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के थ्रू ही इलेक्शन सिंबल्स अलॉट किए जाते हैं। और इसी पर्टिकुलर ऑर्डर के पैराग्राफ 15 में ये लिखा हुआ है कि ओवरऑल अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर राइवल ग्रुप्स और सेक्शंस ओनरशिप के लिए या फिर क्लेम के लिए लड़ाई कर रहे हैं तो यहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया विल बी द अथॉरिटी टू डिसाइड द इश्यूज ऑफ डिस्प्यूट। वो डिस्प्यूट हो सकता है इलेक्शन सिंबल के लिए, वो डिस्प्यूट हो सकता है मर्जर के लिए। और सुप्रीम कोर्ट ने सादिक अली एंड अनदर वर्सेस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो जजमेंट दिया था 1971 में, उसमें भी क्लियर कट बोला था कि भाई अगर कोई डिस्प्यूट आता है, पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई क्लेम निकल के आता है, तो इलेक्शन सिंबल, रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के पैराग्राफ 15 के हिसाब से इस डिस्प्यूट को एडजुडिकेट और फाइनल डिसीजन देने की ताकत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास रहेगी।
इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करने की ताकत है एज अ नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी, और नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टी के हिसाब से ही ओवरऑल उनको कुछ और इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, जैसे कि ओवरऑल इलेक्शंस के समय पे पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स पे अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचाना। जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो कि नेशनल पार्टी नहीं है, स्टेट पार्टी नहीं, उनको रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी बोला गया है। किसके द्वारा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। एक और बात, ये जो पैराग्राफ 15 है इलेक्शन सिंबल्स ऑर्डर 1968 का, यहां पे नेशनल और स्टेट पार्टीज के अंदर जो डिस्प्यूट होता है उसको सॉल्व करता है इलेक्शन कमीशन। जो अनरिकॉग्नाइज्ड रजिस्टर्ड पार्टीज है ना, अगर उनमें कोई स्प्लिट होता है तो यूजुअली इलेक्शन कमीशन वॉरिंग फैक्शंस को बोलता है कि इंटरनली अपने इश्यूज को रिजॉल्व कर लो या फिर कोर्ट के पास चले जाओ। और ज्यादातर केसेस में अगर किसी पार्टी के अंदर के डिस्प्यूट के रिस्पेक्ट में इलेक्शन कमीशन कुछ करेगा तो बेसिकली उस पॉलिटिकल पार्टी के मेजॉरिटी ऑफ एमएलएस और एमपीस किस फैक्शन को सपोर्ट कर रहे हैं उस हिसाब से उस पार्टी का क्लेमेंट को सेटल किया जाएगा। और ऑब्वियस सी बात है यहां पे एमएलएस और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की इंपॉर्टेंस ज्यादा हो जाती है, क्योंकि एमएलएस को लोग डायरेक्टली चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को लोग डायरेक्टली चुनते हैं। यहां पे उद्धव बाला साहब ठाकरे साहब कह रहे हैं कि भाई राज्यसभा में हमारी मेंबरशिप और लेजिस्लेटिव काउंसिल में हमारी मेंबरशिप को कंसीडर नहीं किया गया, लेकिन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल और राज्यसभा के मेंबर्स इनडायरेक्ट वोटिंग में चुने जाते हैं और एमएलए और एमपी डायरेक्ट वोटिंग में चुने जाते हैं लोगों के द्वारा। तो लोगों के द्वारा चुने गए डायरेक्ट कैंडिडेट्स यहाँ पे बहुत मैटर करते हैं। ठीक है भाई, तो ये ओवरऑल एक न्यूज़ थी, इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। 2 हफ्तों बाद इसकी हियरिंग है, तो जब वो अपडेट आएगा मैं बताऊंगा। अभी के लिए तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर को ओवरटर्न नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने। अगली न्यूज, जीएस पेपर 3, इंडियन इकोनॉमी। इंडिया रिमेन्स अ ब्राइट स्पॉट टू कंट्रीब्यूट 15% ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ इन 2023 आईएमएफ। तो भैया देखिए, आईएमएफ का बोलना है कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में इंडिया ग्रो करेगा 6.8%, मतलब अप्रैल 2022 से लेके मार्च 2023 के पीरियड में, और अप्रैल 2023 से लेके मार्च 2024 के पीरियड में ग्रो करेगा 6.1%। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, क्रिस्टालिना जॉर्जिवा, इनका ये बोलना है कि इंडिया एक रिलेटिवली ब्राइट स्पॉट है वर्ल्ड इकोनॉमी में, और जो ग्लोबल ग्रोथ होगी 2023 में उसका एलोन 15% कंट्रीब्यूट करेगा इंडिया। और इसकी एक बड़ी वजह बताई जा रही है डिजिटलाइजेशन। इंडिया दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। पैंडेमिक के लॉस के बावजूद एक प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसी को फॉलो कर रही है सरकार। सिग्निफिकेंट अमाउंट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है और डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। पूरी इकोनॉमी में आप कह लो ऑनलाइन पेनिट्रेशन बढ़ाया जा रहा है। और इकोनॉमिक फ्रंट पे, अगर इकोनॉमिक फ्रंट पे इंडिया की परफॉर्मेंस देखी जाए तो जो मार्च खत्म होने वाला है, अभी फरवरी में हम लोग चल रहे हैं, तो पूरे साल की ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ 6.8% है, जो कि आप कह लो दुनिया की जीडीपी ग्रोथ से बहुत ज्यादा है। और अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2023-24 की भी बात कर लो, फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 टू 31 मार्च 2024, तो भी जो जीडीपी ग्रोथ है वो एक्सपेक्टेड है 6.1%। तो इस हिसाब से देखो तो इंडिया 2023-24 में भी दुनिया की ग्रोथ का 15% कंट्रीब्यूट कर रहा होगा, ग्लोबल एवरेज से बहुत ज्यादा। तो मेजर इकोनॉमीज में इंडिया की ग्रोथ रेट फास्टेड है, इवन चाइना से भी ज्यादा है। ठीक है ना। तो आईएमएफ 2023 को दुनिया भर की कंट्रीज के लिए डिफिकल्ट बता रहा है। अगर आप देखो तो 2023 में जो ग्लोबल ग्रोथ है वो 2.9% आईएमएफ के हिसाब से, 2022 में कितनी थी? 3.4%। और अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया अकेले 6.1% ग्रो करेगा, तो अपने आप में बड़ी बात है। इसीलिए इंडिया यहाँ पे एक ब्राइट स्पॉट बताया जा रहा है। आईएमएफ का बोलना है कि डिजिटलाइजेशन के इनिशिएटिव्स को लेके, पैंडेमिक को ओवरकम करने के इनिशिएटिव्स को लेके, ग्रोथ और जॉब्स को बढ़ाने के लिए भारत सरकार बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप्स ले रही है, इकोनॉमिक कंडीशंस के प्रति रिस्पॉन्सिव है। फिस्कल कंसोलिडेशन के लिए भी यहाँ पे स्टेप्स लिए गए। एक लिमिट से ज्यादा वेलफेयर पॉलिसीज को ना लाके कहीं ना कहीं फिस्कल प्रूडेंसी सरकार ने दिखाने की कोशिश की है और सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ पैसा कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए एलोकेट किया है। तो इंटरनेशनल एजेंसीज को तो इंडिया का बजट पसंद आ रहा है, लेकिन इंडिया के कुछ क्रिटिकल कमेंटेटर्स उनको पसंद नहीं आ रहा है। उनकी वजह यह है कि आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बजाय सोशल और सब्सिडी सेक्टर में ज्यादा पैसा एलोकेट करो, जो कि हमारे भारत सरकार ने किया नहीं है। फूड सब्सिडी भी कट डाउन की गई है, फर्टिलाइजर सब्सिडी भी कट डाउन की गई है, मनरेगा जैसे प्रोग्राम्स में भी कम पैसा एलोकेट किया गया है, जिस बात को लेकर बजट को काफी सारे लोग क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये सब बातें हैं ओवरऑल। आईएमएफ का यहाँ पे ये भी बोलना है कि रेवेन्यू साइड में जो बजट है हमारा रियलिस्टिक है, इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में बढ़ाए गए हैं, लॉन्ग टर्म फाउंडेशन ग्रोथ की इंडिया के अंदर सेटअप की जा रही है। देखा जाए तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के अंदर जो पैसा है 2023-24 में, वो पिछले साल के कंपैरिजन में 33%
1/3 बढ़ाया गया है। 10 लाख करोड़ कैपिटल इन्वेस्टमेंट भारत सरकार कर रही है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट होगा। फिर इंडिया ग्रीन इकोनॉमी बनने की कोशिश कर रही है। रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। क्लीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए काफ़ी कुछ यहाँ पे किया जा रहा है। फिर अगर आप देखो तो इंडिया डिजिटल आईडी मतलब बेसिकली आधार के पेनिट्रेशन को बढ़ा रहा है। कोविड-19 के आने के बाद आधार के पेनिट्रेशन को बढ़ाने के चलते ओवरऑल और डिजिटलाइजेशन को बढ़ाने के चलते ओवरऑल अगर आप देखो तो इंडिया का डेवलपमेंट फास्टन हुआ है। इंडिया की इकोनॉमी जितनी ज़्यादा डिजिटलाइज हो रही है उतनी ही ज़्यादा सस्टेनेबल तरीके से आगे आने वाले समय में ग्रो करेगी। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार पैसा खर्च कर रही है। इस पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो भी आगे आने वाले समय में बढ़ेगा। इन सबको अगर आप डिजिटलाइजेशन के साथ मिक्स कर लो तो ओवरऑल जो इंडिया की ग्रोथ आ रही है वो अच्छी ही दिख रही है। फिर इंडिया के पास G20 की लीडरशिप है, तो G20 की लीडरशिप के अंदर डेवलपिंग वर्ल्ड के साथ कोऑर्डिनेट करके इंडिया लीप्स एंड बाउंड से अपनी प्रोग्रेस को बढ़ा सकता है। शॉक्स ऑफ द पैंडेमिक, यूक्रेन वॉर से बहुत कुछ सीखा है। जिस प्रकार से कोविड-19 के समय पे एक इंडिविजुअल बॉडी का इम्यून सिस्टम बीमारी से बचाता है, उसी प्रकार से एक ऐसी कंट्री जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग है वो इंटरनेशनल शॉक्स के बावजूद भी उस कंट्री को फाइनेंशियल बेसिस पे सस्टेनेबल रख सकते हैं। इंडिया के अंदर रेवेन्यू कलेक्शन बढ़ा है। अगर आप देखो तो जीएसटी जो टैक्स कलेक्शंस हैं वो इंडिया के अंदर बहुत हद तक बढ़े हैं। इंडिया के अंदर हर साल 15 मिलियन लोग, 1.5 करोड़ लोग लेबर फोर्स ज्वाइन करते हैं। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के चलते एक स्ट्रांग इकोनॉमिक मार्केट बनेगा, जिसके चलते जॉब्स जनरेट होंगी। लॉन्ग टर्म में इंडिया प्रोग्रेस करेगा। इस प्रकार की बातें बोली जा रही हैं। हालांकि आईएमएफ के ये जो फिगर्स हैं वो थोड़े पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग इंडिया की आप कह लो डेवलपमेंट स्टोरी को क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं ऑन डिफरेंट पॉइंट्स, वो हम अक्सर एडिटोरियल में डिस्कस करते ही रहते हैं। फिर नेक्स्ट जीएस पेपर 2 अर्बन लोकल बॉडीज। दिल्ली के एमसीडी मेयरल पोल्स में आपकी शैली ओबराय मेयर बन गई हैं और आले इकबाल साहब डेप्यूटी मेयर हैं। ठीक है भाई। 22 फरवरी 2023 को ये चुनाव हुआ, जहां पे मिस शैली ओबराय जो कि आपकी कैंडिडेट थी, इनको 150 वोट मिले और जो बीजेपी की कैंडिडेट थी रेखा गुप्ता, इनको 116 वोट मिले। वहीं पे अगर आप देखो तो डेप्यूटी मेयर बने हैं आले मोहम्मद इकबाल। ठीक है ना। इन्होंने बीजेपी के कमल बागरी को 31 वोटों से हराया है। इकबाल साहब को 147 वोट और बागरी साहब को 116 वोट मिले हैं। ठीक है भाई। दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के हिसाब से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली को हर 5 साल में इलेक्शन करवाना है। सेक्शन जो 35 है दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट का, उसका ये बोलना है कि एमसीडी के इलेक्ट होने के बाद पहली मीटिंग में मेयर को यहाँ पे इलेक्ट किया जाएगा और मेयर को यहाँ पे इलेक्ट कर लिया गया। वैसे तो देखा जाए तो मेयर 1 साल के लिए इलेक्ट किया जाता है और कुछ ऐसा नॉर्म है कि पहले साल के लिए जो मेयर इलेक्ट किया जाएगा वो एक वुमेन होगी। तीसरे साल के लिए जो मेयर इलेक्ट किया जाएगा वो एक शेड्यूल कास्ट होना चाहिए। तो इस प्रकार के कुछ पॉलिटिकल नॉर्म्स भी इनफॉर्मल पॉलिटिकल नॉर्म्स बने हुए हैं जिनको ओवरऑल यहाँ पे फॉलो किया जाता है। जो इलेक्टेड काउंसिलर्स हैं आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली के, उनके अलावा 10 लोकसभा के जो एमपीज हैं और राज्यसभा के एमपीज हैं दिल्ली से, और जो 14 एमएलएज हैं वो भी इस पर्टिकुलर इलेक्शन में वोट डालते हैं। और इलेक्टेड काउंसिलर्स कितने हैं? 250, जिसमें आपके हैं 134, बीजेपी के 105, इंडियन नेशनल कांग्रेस के 9, आईएनडी के 2 और नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं आपके 10। ठीक है भाई। तो ये ओवरऑल आपका म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली का स्ट्रक्चर है। टोटल 250 जिसमें 10 नॉमिनेटेड हैं और बाकी आपको 134 और 116 टोटल 250 आपके इलेक्टेड हैं और 10 आपके नॉमिनेटेड हैं। बीजेपी के 105 और आपके 134। यही यहाँ पे लड़ाई हो रही थी कि नॉमिनेटेड वाले अगर बीजेपी की सपोर्ट में वोट दे देते तो शायद यहाँ पे मेयर बीजेपी के मन का बनता, ना कि आपके मन का। बट सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि म्यूरल इलेक्शंस में या फिर एमसीडी की किसी भी मीटिंग में नॉमिनेटेड मेंबर वोट नहीं डालेगा। ठीक है भाई। अगर आप देखो तो शुरुआत में एमसीडी के जब चुनाव हुए दिसंबर 2022 में, तो आप क्लियर विनर की तरह निकल के आया। उसके बाद पहली मीटिंग हुई 6 जनवरी को, आप और बीजेपी के मेंबर्स लड़ पड़े। फिर 24 जनवरी 6 फरवरी को भी मीटिंग हुई, कोई आउटकम नहीं निकला। फिर फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे जजमेंट दिया, उसके बेसिस पे यहाँ पे इलेक्शंस हुए और इलेक्शन में आउटकम क्या निकल के आया? आउटकम ये निकल के आया कि आपके म्यूरल और डेप्यूटी म्यूरल कैंडिडेट को चुना गया। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली की बात की जाए तो ज़्यादातर दिल्ली को ये गवर्न करता है। वन ऑफ द लार्जेस्ट म्युनिसिपल बॉडीज है पूरी दुनिया में, सिविक सर्विसेज प्रोवाइड करती है ऑन एन एस्टिमेटेड 11 मिलियन से ज़्यादा सिटीजन्स को, 1 करोड़ 10 लाख से ज़्यादा लोगों को। एमसीडी इज वन ऑफ द 3 म्युनिसिपैलिटीज इन द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। बाकी कौन कौन सी? तो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन काउंसिल और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है दिल्ली की वो 1397.3 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका कवर करती है। इसको दिल्ली के लोग चुनते हैं। 7 अप्रैल 1958 को बनी थी थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट
उससे पहले दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी हुआ करता था, ठीक है। ओवरऑल ये सिविक बॉडी पहले एक थी, इसको 2012 में ट्राइफर्केट किया गया था इनटू नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट। बाद में इसको पिछले साल जोड़ के एक कर दिया गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। अभी के लिए ये एक ही म्युनिसिपैलिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। खास बात ये कि 2012 में इसको जब तोड़ा गया था तो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा तोड़ा गया था, और 2022 में जब मिला के एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनाई गई तो पार्लियामेंट द्वारा बनाई गई। फिर अगला जीएस पेपर 3, एफडीआई इक्विटी इनफ्लोज डिक्लाइन 15% टू $36.75 बिलियन इन अप्रैल टू दिसंबर फाइनेंशियल 2023। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जीएस पेपर 3 में काम का है। अप्रैल से दिसंबर फाइनेंशियल ईयर 2023, ये किसकी बात कर रहा है आपका? ये बात कर रहा है अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 तक की। इन 9 महीनों में जो टोटल एफडीआई इनफ्लो आया है इंडिया के अंदर वो है आपका $55.27 बिलियन। और वहीं पे अप्रैल 2021 से दिसंबर 2021 तक का डाटा देखोगे तो कितना आया था? $60.4 बिलियन। ये तो बात हो गई टोटल एफडीआई इनफ्लो की। इसमें अगर आप बात करो इक्विटी एफडीआई की, तो इक्विटी एफडीआई $36.75 बिलियन आई है अप्रैल 2022 से लेके दिसंबर 2022 के बीच में, पिछले साल से 15% कम। ये बताता है लेटेस्ट डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड का। अब आप बोलोगे सर इक्विटी एफडीआई क्या होती है? तो बेसिकली आपने रिलायंस जियो की एक डील सुनी होगी कि भाई फेसबुक ने रिलायंस में इन्वेस्ट किया और 10% स्टेक्स खरीद लिए, तो दिस इज इक्विटी एफडीआई। मान लो मैंने इंडिया के अंदर कोई बहुत बड़ी कंपनी खड़ी कर रखी है 1000 करोड़ रुपए की, और बाहर से कोई कंपनी आके मेरी कंपनी के 10% से ज्यादा शेयर्स खरीद लेती है, कम से कम 10% के शेयर खरीदती है, तो वो इक्विटी एफडीआई होगी। मतलब वो मेरे शेयर्स खरीद के मेरी कंपनी में 10% की ओनरशिप ले रहा है। इसको आप क्या बोलते हो? इक्विटी एफडीआई। तो ये तो हमने बात की इक्विटी एफडीआई इनफ्लो की। टोटल एफडीआई इनफ्लो तो मतलब हर प्रकार की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो मान लो मुझे इंडिया के अंदर कोई बड़ा धंधा शुरू करना है, रिटेल की कोई बहुत बड़ी चेन शुरू करनी है, और बाहर की किसी कंपनी ने मुझे 30 करोड़ 40 करोड़ 100 करोड़ दे दिया, तो वो इसमें ओनरशिप तो ले रहा है लेकिन नए सिरे से बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये इक्विटी एफडीआई नहीं होगी, लेकिन एफडीआई की आप कह लो टेक्निकल डेफिनेशन में इंक्लूड होगी। तो एक तो हो गई टोटल एफडीआई, एक हो गई इक्विटी एफडीआई। तो इक्विटी एफडीआई फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में, मतलब अप्रैल 2021 से लेकर दिसंबर 2021 में थी $43.17 बिलियन, और टोटल एफडीआई उस पीरियड में थी $60.4 बिलियन। और यही इक्विटी एफडीआई अप्रैल 2022 से दिसंबर 2022 में हो गई $36.75 बिलियन, 15% कम। ये इक्विटी की बात कर रहा हूं, और टोटल कितनी हो गई? $55.27 बिलियन। ठीक है भाई, उसके बाद कुछ और डाटा देख लेते हैं। सबसे ज्यादा जो एफडीआई आई है $13 बिलियन अप्रैल से दिसंबर 2022-23 की पीरियड में, वो आई है सिंगापुर से। तो सिंगापुर से अकेले $13 बिलियन एफडीआई है। उसके बाद मॉरिशस से $4.7 बिलियन, मॉरिशस टैक्स हेवन आपको पता ही है। यूएस से $5 बिलियन, यूएई से $3.1 बिलियन, नीदरलैंड से $2.15 बिलियन, जापान से $1.4 बिलियन, साइप्रस से $1.15 बिलियन। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर सेक्टर में सबसे ज्यादा एफडीआई इनफ्लो आया है $8 बिलियन का। सर्विस सेक्टर में $6.6 बिलियन का, ट्रेडिंग में $4.14 बिलियन का, केमिकल्स में $1.5 बिलियन का, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री $1.27 बिलियन, कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज में $1.22 बिलियन। ठीक है। एफडीआई एंट्री रूट्स की बात की जाए तो इंडिया टॉप 100 क्लब्स में आता है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के। तो ओवरऑल 2 प्रकार के रूट हैं। ऑटोमेटिक रूट, ऑटोमेटिक रूट में ना आरबीआई से ना ही सरकार से परमिशन लेने की जरूरत है। रेगुलेशन 16 ऑफ द फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर जो सेक्टर्स आ रखे हैं वहां पे ऑटोमेटिक रूट से आप सीधे एफडीआई में इन्वेस्ट कर सकते हो। सरकारी रूट मतलब बेसिकली वो सेक्टर्स जहां पे सरकार से परमिशन लेनी पड़े, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ कंट्रीज, हमारी बॉर्डरिंग कंट्रीज, चाइना जैसी कंट्रीज हो गई, तो उनके ऊपर गवर्नमेंट रूट लगा दिया गया कि भाई यहां से एफडीआई आएगी तो सरकारी अप्रूवल लगेगा। टॉप 5 कंट्रीज जहां से एफडीआई इक्विटी इन्फ्लोज आए इंडिया के अंदर, सिंगापुर, यूएसए, मॉरिशस, नीदरलैंड्स और स्विट्जरलैंड। ठीक है भाई। टॉप 5 सेक्टर्स जहां पे एफडीआई इक्विटी इन्फ्लोज आए तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नंबर 1 पे, दूसरे पे सर्विसेज सेक्टर, फिनटेक, बैंकिंग, इंश्योरेंस, नॉन फाइनेंस बिजनेस, आउटसोर्सिंग, आर&डी, कुरियर, टेस्टिंग, फिर उसके बाद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, ट्रेडिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज। टॉप 5 स्टेट्स जहां पे सबसे ज्यादा एफडीआई इक्विटी इन्फ्लोज आए हैं तो नंबर 1 कर्नाटका, फिर महाराष्ट्र, फिर दिल्ली, तमिलनाडु, हरियाणा। ये एफडीआई जो
आता है ये किस कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू आता है? तो इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, शेयर वारंट्स इशूड बाय एन इंडियन कंपनी, इनको फॉरेन की कंपनीज खरीद लेती हैं और वही एफडीआई होती है। क्या कैश में आप ओवरऑल इंडियन कंपनी में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हो? तो एज पर पैरा 7.13 ऑफ मास्टर डायरेक्शन फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया नहीं कर सकते। ठीक है भाई। अब यहां पे बात आती है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एफडीआई और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क होता है। तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब कोई इन्वेस्टमेंट जो कि एक ऐसा पर्सन करे जो इंडिया के बाहर बैठा है कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स में एक इंडियन कंपनी में। देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत जनरल डेफिनेशन होगी, अगर आपको जानना है तो एफडीआई के बारे में जानिए और एफपीआई के बारे में जानिए। एक इन्वेस्टमेंट एफडीआई तब मानी जाएगी जब एक पर्सन जो कि इंडिया के बाहर रहता है वो इंडिया की एक अनलिस्टेड इंडियन कंपनी में आप कह लो पैसा लगाए। अनलिस्टेड इंडियन कंपनी, मान लो मैंने एक कंपनी खोली और मैंने उसको स्टॉक मार्केट पे रजिस्टर नहीं किया है, उसकी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ नहीं निकाला है और उसके 10-15% शेयर बाहर से आके कोई खरीद लेता है तो उसको एफडीआई माना जाएगा। या फिर किसी लिस्टेड कंपनी के फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस पे कम से कम 10% शेयर्स एक बाहर की कंपनी आके खरीद ले तो उसको एफडीआई माना जाता है। फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस क्या होता है कि उस पर्टिकुलर कंपनी ने जितने भी प्रकार के इकोनॉमिक ऑप्शंस एक्सरसाइज कर रखे हैं उन सबको कन्वर्ट कर लो तो जो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकल के आएंगे अगर उसके 10% से ज्यादा कोई फॉरेन बायर खरीद लेता है तो उसको एफडीआई काउंट किया जाएगा। तो ये हो गई एफडीआई। एफपीआई क्या होगा? फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो भी पोस्ट इशू पेड अप इक्विटी कैपिटल है फुल्ली डाइल्यूटेड बेसिस पे इंडियन कंपनी का, उसका 10% से कम अगर आप खरीदो, या फिर लिस्टेड इंडियन कंपनी के जितने भी सीरीज ऑफ कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनके पेड अप वैल्यू का 10% से कम। तो बेसिकली किसी इंडियन कंपनी के शेयर्स में 10% से कम के स्टॉक्स अगर कोई खरीद रहा है तो एफपीआई माना जाएगा और 10% से ज्यादा के खरीद रहा है तो एफडीआई माना जाएगा। ठीक है भाई। नेक्स्ट न्यूज, जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस। चाइना ने $700 मिलियन का लोन पाकिस्तान को सैंक्शन किया है, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर इशक दार साहब बोल रहे हैं। तो पाकिस्तान ऑल वेदर एलाई है चाइना का, इसीलिए चाइना ने $700 मिलियन का लोन यहां पे पाकिस्तान को दिया है। यह अनाउंसमेंट किया है बोर्ड ऑफ चाइना डेवलपमेंट बैंक ने। और इसके लिए देखो तो जस्ट एक दिन पहले पाकिस्तान की नेशनल असेंबली ने एक मनी बिल पास किया, जिस मनी बिल में पाकिस्तान की सरकार टैक्स के रेवेन्यूज को बढ़ाने के लिए टैक्स बढ़ाने की बात कर रही है। आईएमएफ ने पाकिस्तान की सरकार के ऊपर शर्त लगाई है कि $1.1 बिलियन का लोन चाहिए तो हमारी कंडीशंस को मानो, टैक्स बढ़ाओ। ये टैक्स यहां पर बढ़ाया जा रहा है। हाँ, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल हालत बहुत खराब है। पाकिस्तान के पास एज ऑफ 10 फरवरी $3.2 बिलियन के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हैं, जिससे वो केवल 3 हफ्ते का इंपोर्ट सस्टेन कर सकता है। इसलिए इंपोर्ट्स के ऊपर पाकिस्तान में लिटरली एक बैन लगा दिया गया है, केवल एसेंशियल फूड आइटम्स और मेडिसिन वो इंपोर्ट कर रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखो तो चाइना से और सऊदी अरेबिया से जो $13 बिलियन का बेल आउट मिलना था, जिसमें फ्रेश लोन थे $5.7 बिलियन के, वो भी इस कंडीशन पे मिलेगा अगर आईएमएफ असिस्टेंस देता है पाकिस्तान को। और आईएमएफ ने जो कंडीशंस लगाई हैं पाकिस्तान के ऊपर, अब मजबूरी में पाकिस्तान को उन कंडीशंस को मानना पड़ रहा है। तभी आईएमएफ का लोन मिलेगा और तभी चाइना और सऊदी अरेबिया के नए लोन मिलेंगे। तो जब यहां पे पाकिस्तान ने आईएमएफ की कंडीशन को माना है तभी ये नया लोन $700 मिलियन का सैंक्शन किया है। किसने? चाइना ने। तो चाइना भी यहां पे पाकिस्तान की मजबूरी का बहुत अच्छे से फायदा उठा रहा है। पाकिस्तान की सरकार हर तरीके से पैसे बचाने की कोशिश कर रही है, पब्लिक के ऊपर टैक्सेस बढ़ा रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस कम कर रही है। जो फॉरेन मिनिस्ट्री है पाकिस्तान की, उसको क्लियर कट डायरेक्शन दे दिए गए कि तुम्हारी जो भी एम्बेसीज बाहर के देशों में खिली हुई हैं वहां पे स्टाफ को कम करो, एक्सपेंडिचर को 15% से यहां पे कम करो। आईएमएफ के डाटा के हिसाब से पाकिस्तान ने अपना 30% उधार चाइना से उठा रखा है, लगभग $30 बिलियन का। ये आईएमएफ के उधार से 3 गुना ज्यादा है और ओवरऑल वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट के कंबाइंड उधार से ज्यादा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल एक न्यूज थी। फिर इंडिया चाइना ने इन पर्सन बॉर्डर टॉक्स की हैं 3 साल के बाद। जीएस पेपर 2 इंडिया और नेबरहुड रिलेशंस में न्यूज आपके काम की है। तो अगर देखा जाए तो देखिए पिछली बार ये जो WMCC है, वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स, ये मीटिंग हुई थी जुलाई 2019 में। उसके बाद 3 साल से ज्यादा बीत चुके हैं, अब ये मीटिंग फिर से हो रही है। ठीक है, इसमें अगर आप देखो तो जॉइंट सेक्रेटरी ईस्ट एशिया डिवीजन के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में शिल्पक अंबुले साहब, इन्होंने ओवरऑल बैठ के एक चाइनीज असिस्टेंट फॉरेन मिनिस्टर है हुआ चुनिंग, इनसे बातचीत की और कुछ और टॉप चाइनीज बॉर्डर ऑफिशियल से बातचीत की। जैसे फॉर एग्जांपल
जो डायरेक्टर जनरल हैं ऑफ द बाउंड्री एंड ओशनिक अफेयर्स डिपार्टमेंट फॉरेन मिनिस्ट्री के आपके चाइना के अंदर होंग लियांग, उनसे यहाँ पे बातचीत की है किसने, हमारे शिल्पक अंबुले साहब ने। 3 साल के बाद की ये मीटिंग है और इस मीटिंग में डिस्कस क्या हुआ है, तो भाई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो रिमेनिंग फ्रिक्शन एरियाज हैं वहाँ पे डिसएंगेजमेंट के प्रपोजल्स को डिस्कस किया गया है, रिलेशंस में नॉर्मलसी लाने के प्रपोजल को डिस्कस किया गया है वगैरह वगैरह। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे सिचुएशन को रिव्यू किया है, रिमेनिंग एरियाज में डिसएंगेजमेंट को हटाने की बात की है ओपन और कंस्ट्रक्टिव मैनर में, पीस और ट्रांक्विलिटी को LAC पे वेस्टर्न सेक्टर में मेंटेन करने की बात की है, नॉर्मलसी बायलैटरल रिलेशंस में लाने की बात की है वगैरह वगैरह। चाइनीज साइड से यहाँ पे एक स्टेटमेंट आया और स्टेटमेंट में ये बोला गया कि भाई एक पॉजिटिव प्रोग्रेस देखने को मिली है पिछले कुछ सालों में। अब चाइना वाले तो हर चीज़ को अपने हिसाब से आप कह लो मोल्ड करके दिखाते हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो गलवान वैली में हमने डिसएंगेजमेंट करवा लिया, 4 और फ्रिक्शन एरियाज में डिसएंगेजमेंट करवा लिया, नेक्स्ट स्टेज ऑफ टॉक के लिए हमने यहाँ पे व्यूज़ को एक्सचेंज किया है। तो इस प्रकार की बातें यहाँ पे हो रही हैं, म्यूचुअल एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन आ जाए, डेमचौक और देपसांग प्लेन्स के अंदर डिसएंगेजमेंट हो जाए। देपसांग प्लेन्स का डिसएंगेजमेंट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाइनीज साइड वैसे तो रिलेक्टेंट है यहाँ पे बातचीत करने के लिए, लेट्स सी WMCC की मीटिंग से क्या निकल के आता है। ये जो वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन है इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स का, ये स्टैब्लिश हुआ था 2012 में एज एन इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन फॉर मैनेजमेंट ऑफ इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज। यहाँ पे व्यूज एक्सचेंज किए जाते हैं कम्युनिकेशन और कोऑपरेशन को स्ट्रेंथन करने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी पर्सनल्स के बीच में। इस पर्टिकुलर मीटिंग में ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स दोनों साइड से यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं, ठीक है ना, और ओवरऑल रिपोर्ट करते हैं स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव फॉर बाउंड्री टॉक्स को, जो कि हैं हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब। फिर अगली न्यूज भाई, GS पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी एंड इश्यूज अराइजिंग हेल्थ सर्विसेज हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हेल्थ केयर इन इंडिया, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिविजुअल। बेसिकली CSDS लोक नीति सर्वे के कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे रीइटरेट किया जा रहा है, जिसके लिए मैंने आपको शुरू में ही बताया कि एडिटोरियल सेक्शन जो है आज पेपर का, उसके 2nd पन्ने को रेफर करिए। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, तो इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा प्राइवेटली मैनेज्ड हेल्थ केयर सिस्टम है और पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज भी हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स भी हैं। तो अब यहाँ पे बस इस सर्वे में यही डिस्कस किया गया है कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तबके के लोग, अलग अलग कास्ट के लोग, अलग अलग धर्म और जेंडर के लोग किस प्रकार से हेल्थ केयर को देखते हैं। तो अगर आप देखो तो only a small proportion of voters, close to 1 in 10, feel that health care is a private matter that should be left to individuals themselves. केवल 10% लोगों को ऐसा लगता है कि हेल्थ केयर एक प्राइवेट मैटर है जिसको इंडिविजुअल को खुद संभालना चाहिए, सरकार का उसमें ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं है। ये बहुत ऑब्वियस है कि ऐसी बात केवल वही इंडिविजुअल्स करेंगे जिनके पास अच्छी खासी अमाउंट में पैसा है, उनको सरकारी मदद की ज़रूरत नहीं है। बट कहीं ना कहीं जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, मिडिल क्लास में आते हैं, वो सरकारी मदद एक्सपेक्ट करते हैं, सरकारी खर्चे पे इलाज एक्सपेक्ट करते हैं ओवरऑल सरकारी अस्पतालों में। वैसे तो देखा जाए तो सरकारी अस्पतालों में जो आप कह लो सर्विस प्रोवाइड की जाती है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो सर्विस प्रोवाइड की जाती है, उन सर्विसेज को लेके व्यूज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट चीज़ें वेरी कर रही हैं। फॉर एग्जांपल उत्तर प्रदेश में 96% और राजस्थान में 93% लोग ये बोलते हैं कि सरकार को मेन रिस्पॉन्सिबली होना चाहिए हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। लगभग 5 में से 2 लोग, लगभग 37% लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार को पब्लिक हेल्थ केयर की सुविधाओं को इंप्रूव करना चाहिए गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में। ओवरऑल क्वार्टर 23% लोगों को ऐसा लगता है कि सरकार को हेल्थ इंश्योरेंस देना चाहिए ताकि लोग उस पैसे को इस्तेमाल करके प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा लें। तो आप समझ रहे हो, 37% लोगों को लग रहा है कि सरकार बेटर मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करे, मतलब बेटर मेडिकल आप कह लो फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, पब्लिक हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट डिस्पेंसरीज में बढ़िया तरीके से आपको मेडिकल की सुविधाएं दी जाएं। वहीं पे 23% लोगों को यह लग रहा है कि सरकार इंश्योरेंस में पैसा दे दे और उस पैसे से लोग प्राइवेट मेडिकल सर्विसेज ले लेंगे। लगभग 1/3 लोगों को लगता है कि दोनों ही चीजें सरकार करे, एक तो पब्लिक डिस्पेंसरीज में बेटर सुविधाएं प्रोवाइड करे, उसके साथ साथ पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस भी दिया जाए जिससे सरकार की तरफ से पैसा है लोगों के हाथ में और लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा लें। ठीक है भाई। फिर जो लोग पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में जा रहे हैं, उनका ये बोलना है, मतलब लगभग 44% लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि वो सरकारी अस्पतालों को इस्तेमाल करते हैं और वो चाहते हैं कि पब्लिक डिस्पेंसरीज और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो सुविधाएं हैं वो बढ़ें। तो
तो जिन्होंने सरकारी फैसिलिटी इस्तेमाल की वो ऑब्वियसली बात बोलेंगे कि सरकारी फैसिलिटीज में सुविधाएं बढ़नी चाहिए। और ओवरऑल जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स की सर्विसेज को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कहीं ना कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल्स में प्राइमरी फेसी देखने में पब्लिक हॉस्पिटल से, सरकारी हॉस्पिटल से बेटर सर्विस दिखती है। तो इस कंटेक्स्ट में वो चाहते हैं कि सरकार हेल्थ इंश्योरेंस जैसी सुविधाएं प्रोवाइड करे जिससे लोगों के हाथ में पैसा आए और वो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपना इलाज करवा सके। राजस्थान में देखो तो भाई 64% लोगों का ये मानना है कि सरकार को सरकारी हॉस्पिटल्स इंप्रूव करने चाहिए। वहीं पे गुजरात में 39% लोगों का ये मानना है कि सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल्स के लिए जो उनकी एक्सेसिबिलिटी है उसको बढ़ाए। तो अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं ज्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो हेल्थ केयर सिस्टम को ओवरसी करे, गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विसेज में इन्हेंसमेंट और इंप्रूवमेंट लेके आया जाए और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम भी बढ़ाई जाए ताकि लोगों के हाथ में पैसा आए और उस पैसे से प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर इलाज कराना हो तो करा लें। फिर अगली न्यूज भाई, ओनली चिल्ड्रन अबव 6 मस्ट गेट क्लास 1 एडमिशन गवर्नमेंट, जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एजुकेशन में न्यूज काम की है। तो भाई देखा जाए तो केंद्र की एजुकेशन मिनिस्ट्री ने सारे राज्य और यूनियन टेरिटरीज को बोला है कि भैया कक्षा 1 में एडमिशन कराने के लिए बच्चे का कम से कम 6 साल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे केंद्र की सरकार नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो स्टांस है उसको रीइटरेट कर रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन ECCE पे बहुत हद तक फोकस किया गया है। तो स्कूलिंग, फॉर्मल स्कूलिंग सिस्टम में आने से पहले अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे फोकस करने की बात कर रही है सरकार पहले से ही NEP के थ्रू। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से जो 10+2 का फॉर्मल स्कूलिंग का स्ट्रक्चर है फर्स्ट क्लास से लेके 12वीं कक्षा तक का, इसमें 3 से 6 साल के बच्चे नहीं रहेंगे। नए NEP स्ट्रक्चर के अंदर जो 3 से 8 साल के बच्चे हैं ना, पहले उनकी फाउंडेशनल सेक्शन कराया जाएगा, मतलब 3 साल की प्री स्कूलिंग, मतलब 3 से 6 साल तक के बच्चों की पहले 3 साल की प्री स्कूलिंग होगी। 6 से 8 साल में उनके पहले 2 कक्षा होंगे 10+2 वाले सेक्शन के अंदर। तो एक कक्षा से लेके 12वीं कक्षा में पहली 2 कक्षाएं हैं वो 6 से 8 साल के एज ग्रुप के बच्चों के साथ होंगी और 3 से 6 साल के एज ग्रुप के बच्चों में 3 साल की अर्ली एजुकेशन या फिर आप कह लो प्री स्कूल फाउंडेशनल एजुकेशन होगी। जो टोटल आप एजुकेशन सिनारियो निकल के आया है NEP में वो है 5+3+3+4, जिसमें अगर आप देखो तो ये 5 के बाद वाला जो 3 है वो प्रेपरेटरी है, उसके बाद का 3 मिडिल है और जो आखिरी का 4 है वो सेकेंडरी सेक्शन है। जो पहले का 5 है उसमें 3 तो है आपका प्री स्कूल फाउंडेशनल एजुकेशन, फिर 2 है आपका प्राइमरी स्कूल, फिर उसके बाद 3 है आपका प्रेपरेटरी स्कूल, फिर 3 मिडिल स्कूल, फिर 4 सेकेंडरी स्कूल। समझ गए भाई? तो ये ओवरऑल बताया गया है। तो अर्ली लर्निंग 3 से 6 कक्षा तक की प्री स्कूल फाउंडेशनल लर्निंग होगी। अब इस कंटेक्स्ट में आप देखो तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी ने सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को डायरेक्शंस इशू किए हैं और बोला है कि ग्रेड 1 में 6+ ईयर्स के बच्चों का एडमिशन होगा, उससे कम के बच्चों का एडमिशन नहीं होगा। अब इस बारे में बातचीत दोस्तों इसलिए हो रही क्योंकि बहुत से राज्यों में क्लास 1 के एडमिशन के लिए 5+ बच्चों को अलाउ किया जाता है। हमारे देश में 14 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जिसमें कक्षा 1 में बच्चों का एडमिशन हो रहा है, उन बच्चों का जिन्होंने 6 साल अभी तक पूरे कंप्लीट नहीं किए। आसाम, गुजरात, पुदुचेरी, तेलंगाना और लद्दाख के अंदर तो अगर कोई बच्चा 5 साल का हो गया तो उसकी पहली कक्षा में एडमिशन हो सकता है। तो इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से बच्चों का पहली कक्षा में एडमिशन तब होगा जब उन्होंने कम से कम 6 साल की उम्र प्राप्त कर ली हो। 3 से 6 साल के अंदर ECCE की फिनोमिना पे हम फोकस करेंगे एज पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। ये डायरेक्शंस केंद्र की सरकार ने अलग अलग राज्य की सरकारों को ट्रांसफर कर दिए। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं एडिटोरियल डिस्कशन पे। अगर अब तक वीडियो पर लाइक और शेयर का बटन नहीं दबाया है तो दबा दीजिए। पहली न्यूज है भाई, दुष्यंत देव साहब का आर्टिकल है, सीनियर एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के और फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के। बहुत बड़े आदमी हैं दुष्यंत देव साहब। ये बोल रहे हैं प्रोटेक्टिंग द पावर ऑफ लिटिल मैन इन डेमोक्रेसी। तो भैया हमारे नेशन ने मनाया आज़ादी का अमृत महोत्सव। 75 साल हो चुके हैं इंडिपेंडेंस के, 74वां साल चल रहा है फाउंडिंग ऑफ द रिपब्लिक का, देश के गणतंत्र बनने का।
अभी भी हमारे देश में डीप कॉन्ट्रडिक्शन है, एब्जेक्ट पॉवर्टी है और उसके साथ साथ बिल्कुल सुपर रिच क्लास भी एग्जिस्ट करती है। रूल ऑफ लॉ को यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है। देखिए इस पर्टिकुलर आर्टिकल में थोड़ा बहुत केंद्र की सरकार को क्रिटिसाइज किया जा रहा है। जैसे ऑथर यहाँ पे बोल रहा है कि नेशन में रिलीजियस और कास्ट लाइन पे काफ़ी पोलराइजेशन है, डीप ट्रस्ट डिस्ट्रस्ट की भावना है, ठीक है ना, थोड़ी बहुत एनिमोसिटी भी है। केंद्र की सरकार अपोजिशन को वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के अंदर कुछ भी नहीं देना चाहती, अपोजिशन के ऊपर रेट्स और चेक्स पड़वा रही है सेंट्रल एजेंसीज के थ्रू, पॉलिटिकल मशीनेशन से अपोजिशन रूल स्टेट्स को परेशान कर रही है। गवर्नर यहाँ पे आप कह लो गलत रोल प्ले कर रहा है। अलग अलग अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स में ओवरऑल पैसों की पॉलिटिक्स कराई जा रही है, एमएलए को खरीदा बेचा जा रहा है और जुडिशरी यहाँ पे ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल फादर्स ने जो इंडिया इन्विसेज किया था वो नहीं दिख रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव में अमृत कहाँ चला गया? तो थोड़ा बहुत इस आर्टिकल में पॉलिटिकल ओवरटोन आ रही है। बट हाँ कुछ काम की बातें भी हैं, जैसे कि यहाँ पे जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बैठी थी हमारी, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो अलग अलग मेंबर्स थे उनके व्यू पॉइंट्स को यहाँ पे ऑथर ने इटरेट किया। जैसे कि एच.वी. कामत साहब ने 5 नवंबर 1948 को क्या बोला? I hope that we in India will go forward and try to make the state exist for the individual rather than the individual for the state. मतलब यहाँ पे जो स्टेट है, सरकार है, वो लोगों के लिए काम करेगी, ना कि लोग सरकार के लिए काम कर रहे हैं। अभी के लिए क्या हो रहा है कि लोग वोट डाल के सरकार चुन लेते हैं, लेकिन सरकार फिर बहुत ही सेल्डम होता है, लोगों की सुनती नहीं है, अपने हिसाब से काम करती रहती है। फिर यहाँ पे कुछ और इटरेशंस दिए गए, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपोजिशन के मेंबर्स की इंपॉर्टेंस को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बताते हुए Z.H. लारी साहब ने 20 मई 1949 को क्या बोला? एवरीवन नोज दैट पावर करप्ट्स and absolute power corrupts absolutely. It is also tourism to say that every party that comes to power tries to make its hold permanent. तो बेसिकली जो भी पॉलिटिकल पार्टी चुन के आएगी, जो भी सरकार होगी, वो सरकार पूरी तरीके से अपना एक छत्र राज्य फैलाना चाहेगी। तो ऐसे केस में अपोजिशन मेंबर्स की इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है, क्योंकि पार्लियामेंट के जो अपोजिशन मेंबर होते हैं वो रूलिंग पार्टी को अकाउंटेबल कर सकते हैं उसके एक्शन के लिए, ताकि पार्टी गवर्नमेंट एक प्रकार के डेस्पोटिज्म में ना बदल जाए। कैबिनेट जो कुछ भी कर रहा है उसके ऊपर एक स्ट्रिक्ट आई रखना जरूरी है, लोगों की नजरों में उसको अकाउंटेबल करना जरूरी है। पार्टी गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप में बदलनी नहीं चाहिए, और ये तब हो सकता है जब एक इफेक्टिव अपोजिशन की सरकार हो जो कि रूलिंग पार्टी की रॉन्ग डूइंग्स को लगातार पॉइंट आउट करता रहे। फिर देखिए टी कृष्णमाचारी साहब ने क्या बोला? आई हैव नो डाउट द फ्यूचर पार्लियामेंट एंड दोज हु आर गोइंग टू बी इन charge of the destinies of the country would bear in mind the suggestions of Mr. Lari to pay a salary to the leader of opposition if that would encourage the creation of an opposition of a healthy opposition party. तो बेसिकली ऊपर जो भी लारी साहब ने बोला इसको रीइटरेट करते हुए टी कृष्णमाचारी साहब बोल रहे हैं कि अपोजिशन के मेंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, लीडर ऑफ अपोजिशन का बहुत इंपॉर्टेंस है, और जरूरत पड़े तो उसको एक तनख्वाह भी दो ताकि वो हेल्दी तरीके से अपना काम कर सके, रूलिंग सरकार को अकाउंटेबल कर सके। ये सब बातें ओवरऑल ऑथर दुष्यंत देव साहब इस कंटेक्स्ट में भी कर रहे हैं, चूंकि रिसेंटली लीडर ऑफ द अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी जी और लीडर ऑफ द अपोजिशन इन राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के कुछ स्टेटमेंट्स को एक्सपंज किया गया फ्रॉम द ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ऑफ द पार्लियामेंट। तो ऐसे केसेस में लीडर ऑफ अपोजिशन के कुछ भी बोलने को कंस्ट्रक्टिव तरीके से लेना है, ना कि उसके खिलाफ आप एक्शन लेने लगो। फिर एम ए अयंगर साहब क्या बोल रहे हैं? आई एग्री दैट देयर ऑट टू बी अ हेल्दी अपोजिशन। आई एम रियली सरप्राइज्ड टू सी द वेरी प्रोटोगोनिस्ट ऑफ दिस हेल्दी अपोजिशन हैड एम्पल अपॉर्चुनिटी एंड डू नॉट नो व्हाई ही डिड नॉट स्टार्ट एन अपोजिशन। आर देयर एक्शंस कैलकुलेटेड टू इंप्रूव द वेलफेयर ऑफ द कंट्री मच बेटर देन व्हाट द कांग्रेस पार्टी हैज स्टेटेड इन द मैनिफेस्टो? तो बेसिकली यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि आज की डेट में जो पॉलिटिकल पार्टी अपोजिशन में बैठी हुई है वो रूलिंग पार्टी की डिक्टेटरशिप को पॉइंट आउट कर रही है, बट कहीं ना कहीं जब वो रूल कर रहे थे तब उनके भी काम थोड़े गड़बड़ ही थे। और फिर ये बताया जा रहा है कि आज की डेट में जो रूलिंग पार्टी कर रही है वही आज की अपोजिशन पार्टी कांग्रेस जब वो पावर में हुआ करती थी तब वो करती थी, अपोजिशन के लोगों को परेशान करती थी। जो नॉन कांग्रेस सरकारें थी वहां पे गवर्नर के थ्रू इंटरफेरेंस करवाते थे। तो हेल्दी अपोजिशन पहले की सरकारों में भी प्रॉब्लम थी, हेल्दी अपोजिशन आज की सरकारों में भी प्रॉब्लम है, बट ऑथर एक चीज जरूर रिलेट कर रहे हैं कि हेल्दी अपोजिशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अ प्रॉपर फंक्शनल वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। फिर एग्जाम्पल दे रहे हैं, इजराइल में फिर से प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू वापस आ चुके हैं।
और वो एक कानून पास करा रहे हैं जिस कानून से जो जुडिशियल पावर से इजराइल की सुप्रीम कोर्ट की वो कम हो जाएंगी, इजराइल की जुडिशरी की ताकत कम हो जाएगी, और लोग उसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इंडिया के अंदर भी अगर इस प्रकार की डेमोक्रेसी पे आघात पहुंचा है, जुडिशरी की ताकत कम होती, तो लोग किस प्रकार से यहाँ पे रिस्पॉन्ड करेंगे कि लोग भी ओवरऑल कास्ट और रिलीजन के नाम पे बट के ओवरऑल इस प्रकार के इश्यूज के साथ नहीं लड़ेंगे। ये कुछ बातें यहाँ पे दुष्यंत देव साहब कर रहे हैं। थोड़ा आइडियोलॉजिकल किस्म का आर्टिकल था, ठीक है भाई। फिर अगले आर्टिकल पे आ जाते हैं। इंडिया कैन बिकम अ बायोडाइवर्सिटी चैंपियन। जो बजट का एम्फेसिस है ऑन ग्रीन ग्रोथ, इट कैन इंप्रूव द स्टेट ऑफ कंट्रीज बायोडाइवर्सिटी। क्या बोला जा रहा है? तो भाई देखिए, बायोलॉजिकल वेल्थ के सम और वेरिएशन को आप बायोडाइवर्सिटी बोलते हो, और बायोडाइवर्सिटी इस प्लेनेट की फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बात को पॉइंट आउट किया गया यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस, जो कि मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई। 19 दिसंबर 2022 को 188 देशों के रिप्रेजेंटेटिव मिले इस पर्टिकुलर बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस में, और उन्होंने बोला कि हम हॉल्ट करेंगे और रिवर्स करेंगे बायोडाइवर्सिटी लॉस को, दुनिया के 30% लैंड को और 30% वर्ल्ड ओशंस को 2030 तक कंजर्व करके। इसको बोला गया 30-30 प्लेज, ठीक है ना। 30% दुनिया का लैंड और 30% दुनिया के ओशन। अब इंडिया की इसमें इंपॉर्टेंस इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इंडिया के पास दुनिया की 17% आबादी है और 17% ग्लोबल एरिया है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का। तो अगर इंडिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का इलाका दुनिया के बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स का 17% है और इंडिया के पास दुनिया की 17% आबादी है, तो बायोडाइवर्सिटी चैंपियन के जो ऑब्जेक्टिव है, जिसको हमने यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस मॉन्ट्रियल कनाडा में प्रेजेंट किया, इसको अचीव करने के लिए इंडिया का रोल यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस कंटेक्स्ट में क्या भारत की सरकार कुछ कर रही है? तो यूनियन बजट 2023 में ग्रीन ग्रोथ का नारा लेके आया गया है एज वन ऑफ द 7 प्रायोरिटीज, सप्तऋषि 7 प्रायोरिटी, जिसमें एक प्रायोरिटी रखी गई है यहाँ पे ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ इंडिया की एक वेलकम न्यूज है इंडिया की बायोलॉजिकल वेल्थ के लिए, चूंकि इंडिया अपने बहुत से नेचुरल एसेट्स की क्वालिटी को खो रहा है। सॉइल ले लो, लैंड ले लो, वाटर ले लो, बायोडाइवर्सिटी ले लो, तो कहीं ना कहीं अगर हम ग्रीन ग्रोथ पे फोकस करते हैं तो हम इन नेचुरल रिसोर्सेज को बचा पाएंगे। अब इंडिया एक मिशन चला रहा है जिसका नाम है नेशनल मिशन फॉर अ ग्रीन इंडिया। ये क्या करता है? इट एम्स टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर ऑन डिग्रेडेड लैंड्स एंड प्रोटेक्ट एग्जिस्टिंग फॉरेस्टेड लैंड्स। फिर एक ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम चल रहा है विच हैज द ऑब्जेक्टिव टू इंसेंटिवाइज एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिव एक्शन बाय कंपनीज, इंडिविजुअल्स एंड लोकल बॉडीज। फिर हमारा एक मिस्टी प्रोग्राम लाया गया है, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल आउटकम्स। ये बेसिकली मैंग्रोव और कोस्टल इकोसिस्टम्स को इंप्रूव करेगा। मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज के चलते इन इकोसिस्टम्स को जो डेंजर आ रहा है उससे इन इकोसिस्टम्स को बचाने की कोशिश करेगा। तो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम हो गया, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया हो गया, मिस्टी प्रोग्राम हो गया, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल आउटकम्स। ये कहीं ना कहीं हमारे देश के अंदर इकोलॉजिकल और ग्रीन ग्रोथ की बात कर रहे हैं। फिर एक है पीएम प्रणाम। पीएम प्रणाम है प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, न्यूरिशमेंट एंड एमेलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। इसमें सिंथेटिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स के इनपुट को कम किया जाएगा, एग्रीकल्चर को थोड़ा ऑर्गेनिक बनाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन एकदम ऑर्गेनिक नहीं बनाएंगे। श्रीलंका जैसे काम नहीं कर लेंगे कि बिल्कुल फर्टिलाइजर बैन ही कर दिया, कल की डेट में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ही बंद हो गई। हमारी अमृत धरोहर स्कीम में बायोलॉजिकल वेल्थ की बात की गई है, वेटलैंड्स के ऑप्टिमल यूज को इनकरेज करने की बात की गई है, बायोडाइवर्सिटी को बढ़ाने की बात की गई है, कार्बन स्टॉक, इको टूरिज्म अपॉर्चुनिटीज, इनकम जनरेशन फॉर लोकल कम्युनिटीज के सारे ऑब्जेक्टिव्स को यहाँ पे पूरा करने की कोशिश की जा रही है अमृत धरोहर के अंदर। बैलेंसिंग कंपीटिंग डिमांड, सस्टेनेबिलिटी के थ्रू हमारे एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विसेज को बचा के रखना। अभी रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज ने जो रामसर वेटलैंड है उत्तर प्रदेश में, हैदरपुर, वहां पे सेफ गार्ड किया है माइग्रेटरी वाटर फाउल को। तो इस प्रकार के स्टेप्स आगे आने वाले समय में हमें कॉन्फिडेंस देते हैं। कंट्री में जो बायोडाइवर्सिटी को बचाने वाला स्टेट है ना, इसमें एविडेंस बेस्ड इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए। जो भी आप स्टेप ले रहे हो वो साइंस बेस्ड होना चाहिए और उस पर्टिकुलर स्टेप की इंक्लूसिव मॉनिटरिंग होनी चाहिए। नए मिशंस और प्रोग्राम्स इफेक्टिवली मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड वैल्यूएशन ऑफ इकोसिस्टम्स पे काम करें। रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइजेशन हो। इकोनॉमिक फाउंडेशन कुछ इस प्रकार से बनाई जाए कि उसमें इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के भी एलिमेंट्स जुड़े हुए हों। तो इस प्रकार की बातें देखिए यहाँ पे की जा रही हैं। कुछ यही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स की बात की गई है। बाकी तो ओवरऑल आप कह लो बोल बच्चन टाइप की चीज़ भी यहाँ पे काफ़ी हद तक बोली जा रही है।
यहां पे एक एंड में प्रोग्राम की बात की गई है, मिशन की, नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग। इसको अप्रूव किया गया प्राइम मिनिस्टर की साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल के द्वारा। बेटर ये रहेगा कि ये नेशनल मिशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड ह्यूमन वेलबींग हम जल्दी से जल्दी लॉन्च करें। ये पर्टिकुलर मिशन हार्नेस करता है पावर ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज की, इंडिया की इकोनॉमी को ग्रीन करना, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इसको इनहेंस करना, वेलबींग ऑफ आवर पीपल को इंश्योर करना, हमारे नेचुरल कैपिटल को एनरिच करना, ये सब यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है भाई। फिर नेक्स्ट, एंड ऑफ द वॉर, एज द वॉर इन यूक्रेन सीम्स एंडलेस, टॉक्स आर द ओनली वे आउट। तो भैया रशिया का वॉर यूक्रेन में सेकेंड साल में पहुंच चुका है, कोई भी साइड रेंट करने को तैयार है नहीं। मॉस्को ने 5 लाख ट्रूप्स को मोबिलाइज कर लिया है। जब फरवरी पिछले साल 2022 में ऑफेंसिव लॉन्च हुआ था तब आधे ट्रूप्स थे, अब उसके दुगने ट्रूप्स हैं। वहीं पे यूक्रेन का फाइनेंशियल और मिलिट्री बैकर वेस्टर्न कंट्रीज आर्मर्ड व्हीकल्स के साथ, प्रिसीजन बॉम्ब्स के साथ, बैटल टैंक्स के साथ, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के साथ कीव की मदद कर रहे हैं, यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, यूक्रेन की डिफेंसिव और ऑफेंसिव कैपेबिलिटीज दोनों को बोल्स्टर कर रहे हैं। अगर आप देखो तो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने प्लेज किया है अमेरिका का लास्टिंग सपोर्ट टू वॉर बैटर्ड नेशन। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भी यहाँ पे किसी प्रकार से कंसीड नहीं कर रहे हैं। उन्होंने रिसेंटली नेशनल एड्रेस दिया और बोला कि अमेरिका सीधे सीधे रशिया को हराने की बात करता है, इसलिए हम न्यू स्टार्ट ट्रीटी में अपने पार्टिसिपेशन को खत्म करते हैं। ये अपने आप में अच्छी न्यूज़ नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के ब्रेकडाउन एंड टाउस एक नई प्रकार की न्यूक्लियर आर्म्स रेस को शुरू कर सकते हैं, जिसमें हर कोई हारेगा, जीतेगा कोई भी नहीं। मिस्टर व्लादिमीर पुतिन ने जब जंग शुरू की थी तब उन्होंने कीव के रिस्पांस को थोड़ा अंडर प्ले कर दिया था, मिसकैलकुलेट कर लिया था और ये नहीं सोचा था कि इस हद तक वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन का सपोर्ट करेंगी। यूक्रेन को लगा कि इतना सपोर्ट है हम रशिया से जीत जाएंगे, बट यूक्रेन फिर भी रशिया से बहुत सारी जमीन हार गया है। और कोई भी साइड चूंकि यहाँ पे रिलेंट करने को तैयार नहीं हो रहा है, तो पागल टाइप सब लड़ते ही जा रहे हैं और जितना लंबा ये वॉर खींचेगा उतना ही ये कैटास्ट्रॉफिक होगा रशिया के लिए भी, यूक्रेन के लिए भी और वेस्टर्न कंट्रीज की इकोनॉमी पे भी इंपैक्ट आ रहा है। भले ही जंग उनकी जमीन पे नहीं हो रही है, बट उनकी इकोनॉमी पे डेफिनेटली इंपैक्ट आ रहा है। यूक्रेन की बात करो तो यूक्रेन की जमीन गई है, हथियार गए हैं, हजारों की तादाद में लोगों की जानें गई हैं, ठीक है ना। उनको वेस्ट से आर्म्स की सप्लाई तो मिल रही है, बट कहीं ना कहीं ये आर्म्स की सप्लाई लॉन्ग टर्म में भी उनको रशिया के ऑनस्लॉट से बचा पाएगी, इसके चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम है। और अगर ये जंग लंबी खिंचती है तो कल की डेट में रशिया नाटो का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकता है। रशिया नाटो का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट होगा तो रशिया वैसे काफ़ी नुकसान में जा चुका है, तो सोल्जर टू सोल्जर नहीं, न्यूक्लियर वेपन्स टू न्यूक्लियर वेपन्स एक जंग हो सकती है जो अपने आप में सब कुछ वर्ल्ड वॉर वाली सिचुएशन पे लेके जा सकता है। तो इस प्रकार का कन्फ्रंटेशन ग्रेट पावर्स के बीच में सही नहीं है, कैटाक्लिज्मिक हो सकता है, न्यूक्लियर वेपन्स का प्रयोग हो सकता है। तो ये जो जंग है ना, दिस इज नो मोर अ यूरोपियन प्रॉब्लम। कल की डेट में अगर नाटो अलाइंस और रशिया की जंग शुरू हो जाती है तो ये जंग पूरी दुनिया में फैल जाएगी और इस प्रकार के वॉर्स किसी के भी काम आने वाले नहीं हैं। तो अब प्रैक्टिकली रशिया को, यूक्रेन को और यूएस को बैठ के एक इवेंचुअल सेटलमेंट करना पड़ेगा और उस सेटलमेंट के बेसिस पे ही भलाई है रशिया की, यूक्रेन की और साथ साथ बाकी दुनिया की। ठीक है भाई। और आज का आखिरी आर्टिकल, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, कल मैंने बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया था। कार्बन ट्रेडिंग शुड हेल्प इंडिया टू एक्सेलरेट द शिफ्ट अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। तो भैया केंद्र की सरकार ने क्लैरिफाई किया है कि इस साल के लेटर पार्ट में कार्बन ट्रेडिंग मार्केट इंडिया के अंदर खोला जाएगा। इसके लिए 2022 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट में एक अमेंडमेंट किया गया था और ये जो कार्बन ट्रेडिंग मार्केट है, दिस वुड बी एज पर लाइंस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज और पेरिस और ग्लासगो एग्रीमेंट्स में भी इसकी बात की गई थी। यहाँ पे कार्बन क्रेडिट्स, एमिशन सर्टिफिकेट जैसी चीज़ों को उतारा जाएगा। अब देखिए, ये कंसेप्ट यूरोपियन कंट्रीज में, बाकी दुनिया में बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। इंडिया में भी परफॉर्म अचीव ट्रेड मैकेनिज्म के अंदर एक आप कह लो हाईली कॉम्प्रोमाइज फॉर्म में इसको इंडिया के अंदर भी इंप्लीमेंट किया जा रहा है। कार्बन मार्केट्स अपने आप में एक बहुत बड़ा टर्म है। अगर आप कुछ साल पहले चले जाओ तो कार्बन मार्केट मतलब आप समझ लो एक प्रकार का कार्बन स्टॉक एक्सचेंज है, जिसके अंदर ज्यादा एमिशन करने वाले लोग स्टॉक्स को खरीद लेंगे उन कंपनियों से जो कम एमिशन कर रहे हैं। ठीक है ना भाई। तो बेसिकली अगर आप देखो, यही लिखा हुआ है कि अ डिकेड और मोर अगो दे मेंट स्टॉक मार्केट लाइक एक्सचेंजेस, ये कार्बन मार्केट्स की बात हो रही है, दैट ट्रेडेड इन कार्बन ऑफसेट्स मेड लेजिटिमेट अंडर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म। हेयर इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज दैट अवॉइडेड ग्रीन हाउस गैस एमिशंस वर एलिजिबल फॉर क्रेडिट्स दैट आफ्टर वेरिफिकेशन कुड बी सोल्ड टू यूरोपियन कंपनीज दैट वुड बाई देम इन ल्यू ऑफ कटिंग एमिशन। मतलब जो कम एमिशन कर रहा है उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा, उस क्रेडिट को उस पर्टिकुलर कंपनी को बेच दिया जाएगा जो ज्यादा एमिशन कर रहा है।
आज की डेट में अगर आप EU एमिशंस ट्रेडिंग सिस्टम देखो तो उसमें एल्यूमिनियम, स्टील प्लांट और कुछ इंडस्ट्रीज के ऊपर कुछ क्वांटम इंपोज किए गए हैं कि भाई आपको एमिशन कम करना ही करना है, प्लस गवर्नमेंट सर्टिफाइड परमिट्स भी दिए जाते हैं। इंडिया के अंदर किसी प्रकार का क्वांटम इंपोज नहीं किया गया है। मतलब ओवरऑल एक कंपनी अपने एमिशंस को बढ़ा सकता है बट अपनी एमिशंस इंटेंसिटी को कम रखना है। ओवरऑल इंडिया को 2030 तक अपनी एमिशंस इंटेंसिटी को 45% कम करना है व्हेन कंपेयर टू 2005 लेवल्स। इसके लिए PAT स्कैम इंडिया ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर रहा है। और उसके साथ साथ अगर आप देखो तो कार्बन मार्केट्स जल्दी ही इंडिया के अंदर स्टैब्लिश किए जाएंगे। वैसे मैं बता दूं, परफॉर्म अचीव ट्रेड स्कीम के अंदर इंडिया में 1000 इंडस्ट्री प्रोक्योर करती हैं और ट्रेड करती हैं एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट। और इन एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट से अब तक देखा जाए 2015 से लेकर अब तक 3 से 5% के एमिशंस में रिडक्शन भी देखा गया है। तो मैं बता दूं, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम ने कुछ तो ग्राउंड लेवल पे अचीव किया ही है। हालांकि एक बहुत ज्यादा बड़ा स्कोप अभी और है और यूरोपियन यूनियन टाइप ट्रेडिंग स्कीम को इंडिया के अंदर लाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए 2022 में ऑलरेडी अमेंडमेंट किया जा चुका है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट को। जब यहाँ पे कार्बन ट्रेडिंग मार्केट भारत सरकार ऑफिशियली अनाउंस करेगी वो किस प्रकार से काम करेगा, उसकी निटी-ग्रिटीज को हम लोग प्रॉपर तरीके से डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का दोस्तों एडिटोरियल डिस्कशन और करंट अफेयर्स डिस्कशन। थोड़ा बड़ा हो गया है, 55 मिनट का हो गया है। मेरी कोशिश रहती है कि 45 से 40 मिनट में चीज़ें खत्म करूं, बट जब न्यूज़ ज़्यादा होती है, इनफैक्ट 45-40 मिनट तो देखिए रोज की वीडियो में हो ही जाते हैं दोस्तों। न्यूज़ ज़्यादा होती है तो 50-55 मिनट भी हो जाते हैं, बट सारी न्यूज़ कवर करता हूं। तो आई होप आपको होलिस्टिक इन्फॉर्मेशन मिल रही हो। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही हो। अपनी व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और गुरु दीक्षा के तौर पर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ शेयर भी करना। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय। ध्यान रखिए अपना, पढ़ते लिखते रहिए।